Alright, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed our chapter number 7. हमने organization and management का chapter number 7 पूरा डन कर लिया. हमने बहुत डिटेल में उस चैप्टर में अंडरस्टैंड किया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. आखिरी में हमने मैनेजमेंट और लीडरशिप पढ़ा डिटेल में, और सबसे आखिरी में हमने ट्रेड यूनियन के बारे में अंडरस्टैंड किया था. हमने चैप्टर नंबर 7 लास्ट क्लास में डन कर दिया. आज हमें सेक्शन नंबर टू का चैप्टर नंबर 3 और हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है. द चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, very famously, very famously known as HRM, Human Resource Management, HRM. सर, सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर, व्हाट इज दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सर, क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय human resource management? Whenever we use this term, human resource management, what do we mean by that? What is human resource management? क्या है human resource management? फिर स्टूडेंट ये भी सवाल पूछते हैं, why to study ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सर, क्यों पढ़ते हैं हम? चले, ये तो समझ आ गया क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सवाल आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर, क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ के, क्या क्या मिलेगा हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ के. सर, इसकी सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ आ गया हमें कि सर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्यों पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या हो जाएगा पढ़ के, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए. We will be answering all of these questions in this chapter, Human Resource Management. नाम से नजर आ रहा है Human Resource. तो सर, what do we mean by Human Resource? अंडरस्टैंड कीजिएगा, HR, Human Resource. What do we mean by HR? अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा. They are the people, workers working in an organization. तो आप देखो, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स. सर, ह्यूमन रिसोर्स लोग, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स लोग, वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं. दे आर द पीपल, दे आर द वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स, हमने हमने रिमेंबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अपने फर्स्ट चैप्टर में, वेरी फर्स्ट चैप्टर में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था, अंडरस्टैंड किया था कि सर, देयर आर 4 factors without which a business cannot function, a business cannot operate. लैंड, लेबर. तो हमने लेबर को पढ़ा था कि दे प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट. सर, वो लेबर ह्यूमन रिसोर्स है,
वो लेबर, इंसान, रिसोर्स है किसी बिजनेस का, ह्यूमन रिसोर्स, पीपल, वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको HRM के बारे में बहुत आसानी से, ऑलरेडी मेरे बताने से पहले समझ आ रहा होगा कि सर HRM का मतलब होगा HRM। अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो सर इट इज मैनेजिंग, हैंडलिंग, it is managing, handling the workers। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद लोगों को मैनेज करने का नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो सर सवाल आ जाता है कि सर क्या होगा इंसानों को मैनेज करके, वर्कर्स को मैनेज करके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बाकायदा अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में बाकायदा एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट मौजूद है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आप सबने इसका नाम सुना होगा, ऑब्वियसली आप सबने इसका नाम सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। हमने हमने ज्यादा दूर नहीं, हमने पिछले ही चैप्टर में जब हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स देख रहे थे, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में हमने HRD देखा था। ये देखें, ये रहा CEO, और CEO के अंडर ये आ रहा HRD, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो अब आप अंडरस्टैंड करें इस बात को कि आज तो आज तो बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट मौजूद है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। लेकिन सर एक टाइम ऐसा था कि ह्यूमंस, एम्प्लॉयज, पीपल, वर्कर्स were not given importance in the organizations। और मैं ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ज्यादा से ज्यादा 80 90 100 साल पुरानी बात कर रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं फोर फादर्स के टाइम की बात कर रहा हूं, नहीं 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 नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्रैंडफादर की जनरेशन की बात कर रहा हूं कि सर 80 90 100 साल पहले वर्कर्स, पीपल in the were working in the organizations were not given importance। उनको importance नहीं दी जाती थी, they were not considered very important part, very integral part of the organization। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शन, हर ब्रांच, हर फैक्ट्री, हर ऑफिस, हर आउटलेट अपने हिसाब से अपने वर्कर्स को देख लेता था। मतलब कोई स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज नहीं थी, वर्कर्स की वेलफेयर की कोई बात ही नहीं थी, वेलफेयर तो छोड़ दो, बेसिक राइट्स की बात नहीं थी। पीपल वर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, वर्कर्स की इंपॉर्टेंस नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन में। और आप लोगों ने बाकायदा मेरे साथ FW टेलर पढ़ा है, तो सर FW टेलर उसी टाइम का तो है, 1912, 1912, 1912। FW टेलर ने जब थ्योरी इंट्रोड्यूस की 1912, और उसका रिजल्ट तकरीबन 8 10 सालों में आया 1920s। और पोस्ट 1920s
स्पेनिश फ्लू के बाद, स्पेनिश फ्लू आया था 1920 में, ठीक है ना? तो पोस्ट स्पेनिश फ्लू पूरी दुनिया में मास प्रोडक्शन एरा आया था, थैंक्स टू एफ डब्ल्यू टेलर। ऑर्गेनाइजेशंस ने, प्रोडक्शन हाउसेस ने, मैन्युफैक्चरर्स ने एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी को अडॉप्ट किया और कहा वर्कर मशीन है, गिन के टास्क दो, टास्क पूरे होंगे तो पैसे मिलेंगे अच्छे। तो वर्कर्स की वेलफेयर तो छोड़ दें सर, इंसान नहीं कंसिडर किया जाता था, लेकिन पिछले 50 इयर्स, पास्ट 50 इयर्स की अगर बात की जाए तो वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड gaining a lot of importance, a lot of significance, वैल्यूएबल वैल्यू मिलना शुरू हो गई वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को। और खास तौर पे ये ट्रेंड नेक्स्ट लेवल कर दिया गूगल ने। गूगल एस्टैब्लिश्ड, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, गूगल वॉज एस्टैब्लिश्ड, गूगल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2006। गूगल 2006 में एग्जिस्टेंस में आया, एंड बाय द एंड ऑफ 2011, अंडर 5 इयर्स, अंडर 5-6 इयर्स, गूगल बिकेम वर्ल्ड नंबर वन बिजनेस। मतलब अपनी इंडस्ट्री का नहीं, अपनी कंट्री का नहीं, दुनिया का नंबर वन बिजनेस बन गया था। गूगल एट टाइम वाज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बिजनेस। तो गूगल के सीईओ से जब ये पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज बिहाइंड योर सक्सेस, हु व्हाट इज दैट वन रीजन बिहाइंड योर सक्सेस, गूगल के सीईओ ने कहा माय एम्प्लॉइज, दे आर माय बिगेस्ट एसेट, दे आर माय बिगेस्ट एसेट। सर, with the passage of time, वर्कर्स की इंपॉर्टेंस सामने आना शुरू हुई। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी सेम हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स के पास भी वही टेक्नोलॉजी हो सकती है, इन्वायरमेंट भी वही हो सकता है, फाइनेंसेस भी शायद कॉम्पिटिटर के पास हमसे ज्यादा हो सकते हैं। अगर कहीं डिफरेंशिएशन आएगी तो वो वर्कर लेकर आएगा, इंप्लॉइज। तो फिर बाकायदा एम्प्लॉयज की, मैनेजमेंट की बात होना शुरू हुई। और तकरीबन समझने लास्ट 35-40 इयर्स में, 40 इयर्स टू बी प्रिसाइज, ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस नजर आना शुरू हुई। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट नहीं होते थे, एचआर डिपार्टमेंट नहीं होते थे, क्योंकि एम्प्लॉयज की इज्जत ही नहीं थी, एम्प्लॉयज को मैनेज करने का कोई वो था ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट। तो अब यहां पे स्टूडेंट का ये सवाल आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि सर व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट? क्या मतलब है सर? ये जो आपने इधर लिखा है, इट इज मैनेजिंग, हैंडलिंग द वर्कर्स। सर क्या ये क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजिंग? मैनेजिंग का क्या मतलब है? तो चलें चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजिंग द वर्कर्स। क्या क्या करना पड़ता है, कैसे करेंगे, और जब ये मैनेज कर लेंगे तो होगा क्या, सब चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। तो फोकस कीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। द सेंट्रल पर्पस of HRM is to recruit, train, and utilize a business's personnel. Personnel means employees. Personnel means workers. Personnel means people. So business employees, business workers, business people in the most
productive manner to assist the organization in the achievement of its objectives. अब आप देखें, हमने सेक्शन 1 के चैप्टर 5 में पढ़ा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दुनिया के हर बिजनेस के अपने सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, जिन पर वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है कि हमें ये अचीव करने हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, then from point B to point C. And this is how the whole organization moves towards one central objective and moves along its life. तो सर, वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिसका है वो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स। ये वर्कर्स हैं जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। वर्कर्स कैन टेक योर ऑर्गेनाइजेशन टू स्काई हाइज and workers can bring your organization to bottom, at down to the bottom. ये याद रखिएगा, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं। इतनी सिग्निफिकेंस है एम्प्लॉयज की कि अगर आपके एम्प्लॉयज काम काबिल हैं, काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, काम करना जानते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं, दे रियली एंजॉय द वर्क, दे आर कंसर्न्ड फॉर द बिजनेस, बिलीव मी, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। और यही सेम सिनारियो, हर चीज सेम कर दो, बस आपके एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहते, काम में दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, दे आर नॉट कंसर्न्ड फॉर द बिजनेस, यकीन करें आपका बिजनेस फेल होगा। बिलीव मी, योर बिजनेस विल गो डाउन द ड्रेन। एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है उन वर्कर्स को मैनेज करना। अब मैनेज में बहुत सारी चीजें, HRM इंक्लूड्स मैनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया हो, हाँ भाई, आप में से यकीनन मुझे उम्मीद है आपको आइडिया होगा इस बात का। क्या आपने कभी अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, गैदरिंग्स में, किसी फ्रेंड के रिलेटिव्स में, भाई बहनों में ये सुना है कि माय द पर्सन वर्क्स इन HR डिपार्टमेंट? यार ये HR डिपार्टमेंट में होते हैं, दे बिलोंग टू HR डिपार्टमेंट। हाँ, या फिर आपने किसी को ये देखा है, ऑब्जर्व किया है, सुना है कि द यूनिवर्सिटी ऑफर्स ह्यूमन रिसोर्स मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स, राइट? है ना, सुना है ना, सुना है ना, द यूनिवर्सिटी ऑफर्स मास्टर्स इन HR। तो किसी दोस्त से पूछो कि भाई क्या किया, तो कहता है यार मास्टर्स इन HR। तो अब ये HR, ह्यूमन रिसोर्स, इंसानों जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एम्प्लॉयज हैं, इनको मैनेज करेंगे। तो सर, मैनेज करने की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ रोल्स ऑफ HRM। मतलब रोल्स ऑफ HRM का मतलब है HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, देखिएगा, HR डिपार्टमेंट would fill the following activities। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, ये HR डिपार्टमेंट ये तमाम एक्टिविटीज कंडक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा, ये रोल्स फुलफिल करेगा ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हुए। वर्कर्स को मैनेज करने के लिए ये तमाम एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा होगा। सर, एक एक करके पहले तमाम रोल्स को पढ़ते हैं, फिर एक एक करके इन तमाम रोल्स की
डिटेल्स अंडरस्टैंड करेंगे। सर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास, नोट कीजिएगा, वर्क फोर्स प्लानिंग। मैं सिर्फ ओवरव्यू, एक एक लाइन का ओवरव्यू दूंगा, बाकी आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क फोर्स प्लानिंग, नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है वर्क फोर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग करना, इंप्लॉइज की प्लानिंग करना, इसके बाद स्टाफ को रिक्रूट करना। अच्छा, रिक्रूट, यहाँ पे स्टूडेंट्स का सवाल आ जाता है, सर व्हाट इज दिस रिक्रूटिंग? क्या है सर ये रिक्रूटिंग क्या है? व्हाट इज दिस रिक्रूटिंग? सुन लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, रिक्रूटमेंट, हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ज्यादातर फोकस हायरिंग के ऊपर होता है, लेकिन भैया रिक्रूटमेंट में फायरिंग भी आता है, स्टाफ को निकालना। तो रिक्रूटिंग स्टाफ, स्टाफ को रखना, स्टाफ को निकालना, नए स्टाफ को लेकर आना, पुराने स्टाफ को निकालना, रिक्रूटमेंट ये एचआर का काम है। इसके बाद अप्रेजिंग और ट्रेनिंग, कि सर वर्कर्स के अप्रेजल्स कंडक्ट करना, किसने कितना अच्छा काम किया, रिपोर्ट्स बनाना। सर आपको थोड़े दिनों पहले की क्लास याद दिलाता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप ये वर्ड रिकॉल कर लोगे। फाइनेंशियल मोटिवेशन थ्रू परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, याद आया? याद आया? फाइनेंशियल मोटिवेशन थ्रू परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। जी बच्चों, याद आया? गाइस रिकॉल हुआ? हमने बाकायदा फाइनेंशियल मोटिवेशन पढ़ा है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे से, है ना? याद आ गया? यस सर, यस सर, है ना? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, वहां पे एक बात लिखी है, वहां पे एक बात पढ़ी थी हमने, अप्रेजल्स होते हैं वर्कर्स के, तभी तो परफॉर्मेंस सामने आती है। हमने बाकायदा इस बात को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। ये देखो, ये देखें जरा, ये देखें जरा, हमने कितना डिटेल में इसको अंडरस्टैंड किया था कि सर बाकायदा अप्रेजल्स होते हैं, बाकायदा अप्रेजल्स होते हैं। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, टू असेस देयर परफॉर्मेंस बिजनेसेस ऑफन यूज अ सिस्टम ऑफ अप्रेजल। ये अप्रेजल सिस्टम एचआर डिपार्टमेंट बनाता है, एचआर डिपार्टमेंट बनाता है। अच्छा, अब आपको, अब है ना, अब आपके क्योंकि सारे मेजर टॉपिक्स आना शुरू हो गए हैं, और अब सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं। अब आप लोगों को है ना, आगे जैसे जैसे हम जाते रहेंगे, बहुत मजा भी आता जाएगा, हर टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी होता जाएगा, और आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये भी समझ आता जाएगा कि बिजनेस के पास पेपर्स टॉपिकल इसलिए नहीं है क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाता है। हम इस एचआर डिपार्टमेंट में, एचआर मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 7 को भी लेकर आते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से लेबर चैप्टर 1 को भी लेकर आते हैं, मोटिवेशन की भी बात कर रहे हैं चैप्टर 6 की। तो सर पूरा बिजनेस आपस में इंटरलिंक्ड, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, आप किसी को भी किसी से अलग नहीं कर सकते। तो अब अप्रेजिंग और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ये काम एचआरएम की जिम्मेदारी है, ट्रेनिंग देना भी, ट्रेनिंग्स देना भी, ताकि वर्कर्स की स्किल्स एनहांस हो, वर्कर्स की स्किल्स इंप्रूव हो, वर्कर्स अच्छा काम कर सकें, कॉस्ट रिड्यूस हो, ये काम भी एचआर का है। उसके बाद प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बात बहुत आसान है, ये वर्ड आप लोगों ने यकीनन 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 सुने हुए होंगे। एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उस कॉन्ट्रैक्ट पे तमाम टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो वो एचआर बनाता है, ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारी है। उसके बाद इंप्रूविंग स्टाफ मोरल एंड वेलफेयर, वर्कर का मोरल, वर्कर का वेलफेयर,
ये इंप्रूव करना एचआर की जिम्मेदारी है। एचआर मैनेज करेगा इस चीज को, किस तरीके से वर्कर्स का मोरल इंप्रूव करना है। वो जो मोटिवेशन था ना, मोटिवेशन, वो एचआर की जिम्मेदारी है। एचआर वो काम कर रहा होता है। उसके बाद मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग स्टाफ परफॉर्मेंस, इस पे हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। डिजाइनिंग और डेवलपिंग पे सिस्टम्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब वर्कफोर्स का पे सिस्टम डिजाइन करना, डेवलप करना। अच्छा, यहां पर मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना, जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, तो बजाहिर स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये तो बड़ा आसान काम है यार, ये तो बहुत इजी है, तो क्या मुश्किल है इसमें, वर्कर्स को ही तो मैनेज करना है। सर एक दफा पे सिस्टम बना लिया, बन गया एक दफा पे सिस्टम। एक दफा आपने अप्रेजल सिस्टम बना लिया, सर बन गया आपका अप्रेजल सिस्टम। एक दफा आपने ट्रेनिंग का सिस्टम बना लिया, तो सर वो ट्रेनिंग रिपीट में होती रहेंगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है। क्या ऑर्गेनाइजेशन में तमाम वर्कर्स सेम लेवल पर हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशन में तमाम वर्कर्स सेम लेवल पर हैं, या हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरार्कीज पढ़ी हैं? हमने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ हिरार्कीज पढ़ी है ना? have we studied? Yes sir, we have studied, right? So that means workers are not at the same level. तो मेरा आपसे सवाल है कि if organization have different levels of hierarchies, can they be managed by same pay system? Can they be managed by same appraisal system? Can they be managed by same trainings? Yes please, yes please, बताएं जरा। नहीं कर सकते ना? राइट, नहीं कर सकते। तो सर, because organization have so many different levels of hierarchies, exactly every level से, अच्छा मजे की बात, may be possible that there are people at the same level, है सेम लेवल, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि सर आपस में उनमें भी डिफरेंसेस हो, फिर उन्हें भी अलग तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज सो ट्रू फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है सारे मैनेजर्स हैं सारे मैनेजर्स, लेकिन सर एक मैनेजर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ है, बाकी सारे मैनेजर्स लोकल एक्सपीरियंस के साथ हैं। हो सकता है सर उनमें से एक मैनेजर ऐसा हो जो 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ हो, बाकी सारे अभी फ्रेशीज हैं। हो सकता है एक मैनेजर ऐसा हो कि सर जो डबल मास्टर्स करके बैठा हुआ हो, बाकी सर अभी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स हो। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, even though they may be at the same designation and at the same level, they may be quite different from each other. That means उन सबको अलग अलग तरीकों से मैनेज करना पड़ेगा। यस, with few common few common मैनेजमेंट थिंग्स, लेकिन बाकी चीजें तो उनकी डिफरेंट होंगी सर, 100% डिफरेंट होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यहाँ पे आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि सर ये जितना आसान लगता है, ये उतना आसान है नहीं। मैं आप लोगों से आगे जाके थोड़ा सा, जब हम इस चैप्टर में डाइव इन कर लेंगे, अभी तो हम इस चैप्टर को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं कि है क्या। एक दफा हम डाइव इन कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर, फिर मैं आपको बताऊंगा द 6 months एक्सपीरियंस।
in a multinational as a internee in HR डिपार्टमेंट। मैंने HR डिपार्टमेंट में 6 महीने एक मल्टीनेशनल में इंटर्नशिप की। तो सर वहाँ क्या सीखा HR से रिगार्डिंग, वो सारी चीजें आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा। लेकिन नोट कीजिएगा, अब जरा गौर से देखिएगा। सर अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को देखें, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर वैसे ये जो गूगल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, मुझे यहाँ पे बज़ाहिर मुझे यहाँ पे बज़ाहिर कोई HR से रिगार्डिंग कोई डिपार्टमेंट एज सच स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर यकीनन इनके पास पूरा HR डिपार्टमेंट होगा, 101%। गूगल चेंज द वे बिजनेसेस यूज टू ट्रीट एम्प्लॉयज। मैं आपको ये बात खुल के बता रहा हूं, ओपनली बता रहा हूं। गूगल changed the way organizations used to treat employees. Sir, Google के employees, they are considered one of the most happiest employees in the world. Still आज भी दुनिया भर में इतनी अच्छी organizations होने के बावजूद, when it comes to the employees of Google, they are found far too happy. And the credit goes to the management and especially HR department. उनके workers absolutely they absolutely love the workplace and their work। बाद में फिर कभी इसका केस पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। इसकी एक यूट्यूब पे पूरी वीडियो है जहां पर गूगल का पूरा वर्क स्टडी पूरी मौजूद है, कि किस तरीके से वर्क प्लेस उनका मैनेज किया जाता है और वर्कर्स को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं। बहरहाल अगर हम यहाँ पर ये देखें, अगर हम यहाँ पर बात करें PNG की, ये देखिएगा PNG। तो सर ये देखें एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखो ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, और ये ह्यूमन रिसोर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को मैनेज कर रहा हो। इसी तरीके से सर ये हिल्टन होटल का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो सर अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पे भी आपको 101% प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा। ये देखो कॉर्पोरेट डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स असिस्टेंट। तो आप नोट करें सर, हर ऑर्गेनाइजेशन में अब बाकायदा HR डिपार्टमेंट मौजूद है। सिग्निफिकेंस से HR डिपार्टमेंट की वर्कफोर्स को मैनेज करता है और ये सारे काम परफॉर्म करता है। यहां पर सबसे पहली चीज आ जाती है सर वर्क फोर्स प्लानिंग। मैं आपके सामने यहां पे वर्क फोर्स प्लानिंग की सिंगल लाइन डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। वर्क फोर्स प्लानिंग। सर क्या होती है वर्कफोर्स प्लानिंग? बिल्कुल सिंगल लाइन में इसको डिफाइन करूंगा। फ्यूचर वर्किंग and estimation on workforce, not only the number of not only the number of workers needed, but the skills as well। सर क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर कंडीशंस चेंज हो जाएं और हमें वर्कफोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े? कैन दिस हैपन? कैन दिस हैपन कि सर फ्यूचर कंडीशंस चेंज हो गई
अब या तो हमें कुछ और वर्कर्स की जरूरत पड़ गई है, या हमें कुछ करंट वर्कर्स को निकालने की जरूरत पड़ रही है। कैन दिस हैपन? यस सर, 100%, 100% दिस कैन हैपन। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बात आपको मैं पहली क्लास से पढ़ा रहा हूं, पहली क्लास से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट क्लास। आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस दिस थिंग कि today's business environment, business world is dynamic. Dynamic. So dynamic means rapid changing. आज का business world सर बहुत rapid changing है. Things are changing so rapidly at such a heavy pace कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर। अजब, पहले तो लोग, मतलब बिजनेसेस 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल की प्लानिंग करके बैठते थे। सीरियसली अभी मेरे सराउंडिंग में मैं जब बिजनेसेस वालों से पूछता हूँ, या कुछ इवन ऐसा नहीं कि छोटे बिजनेसेस, बड़े जाइंट अच्छे अच्छे बिजनेसेस, दे आर कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल एंड वेरी रेप्यूटेबल इन देयर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, जिनके पास बड़े अच्छे विजनरी लोग मौजूद हैं। जब उनसे अगर डिस्कशन होता है बिजनेस के बारे में कि यार क्या लगता है, तो वो कहते हैं यार हमारे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होने जा रहा है, फ्यूचर क्या नजर आएगा। भैया किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाउ वो 2028 लुक लाइक, हाउ वो 2030 लुक लाइक, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इतना रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट है कि सर बिजनेसेस को, वर्कर्स की भी नीड अप एंड डाउन होती रहेगी और हर वक्त होती रहेगी। सर ऑल ऑफ अ सडन अगर आपके सामने सिनेरियो आ जाए, तो फिर आप, यू माइट be caught up with the situation, in the situation, and may not be able to pull out the best from that situation. इसलिए वर्कफोर्स प्लानिंग पहले से करके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल ऑफ अ सडन लेट सपोज आपकी प्रिडिक्शन अच्छी है एंड यू कैन एस्टिमेट थिंग्स लाइक वाइज, तो सर फिर आप वर्कफोर्स प्लानिंग करते हो। अच्छा, एक तो होती है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, जैसे पेंडेमिक, कोविड, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने डेवलप किया, उनके अलावा किसी की भी प्रिडिक्शन में नहीं था। मतलब कोविड पेंडेमिक कौन प्रिडिक्ट करता है यार, पेंडेमिक कौन प्रिडिक्ट करता है, नेचुरल हैजर्ड्स कौन प्रिडिक्ट करता है भाई, कौन प्रिडिक्ट करेगा सुनामी, कौन प्रिडिक्ट करेगा अर्थक्वेक, कौन प्रिडिक्ट करेगा एब्सोल्यूट इनसेन अमाउंट ऑफ रेन्स, फ्लड्स। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वोल्केनिक इरप्शन। सर हाँ, साइंटिफिकली रिसर्च जरूर हो सकती है, लेकिन प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन इनमें से किसी चीज की भी नहीं हो सकती। इनके अलावा सर बहुत सारी प्रिडिक्शन पॉसिबल है, बहुत सारी प्रिडिक्शन एस्टिमेशन पॉसिबल होती हैं। जैसे अब मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं। मुझे मुझे याद पड़ रहा है, आमना आपने बताया था कि यू हैव स्पेंड रमजान 5 years बैक हेयर इन पाकिस्तान। मुझे याद पड़ा है, आपने बताया था सर ड्यूरिंग कोविड वी वर स्टक इन पाकिस्तान, और हमने रमजान गुजारा है पाकिस्तान में। हाँ देखा, या भूलता नहीं हूं मैं किसी के बारे में कुछ नहीं भूलता। एक दफा आपने मुझे अपने बारे में कुछ बता दिया, तो सर वो सारी जिंदगी याद रहता है मुझे। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। आ, 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 हम रमजान की अगर बात करें, सर व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस, क्या लगता है रमजान में जो हमारे डेली रनिंग आइटम्स हैं, डेली रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, जिसमें ऑयल, शुगर, टी, मिल्क, घी, राइट, सॉल्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, योगर्ट, इनकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, इनकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, रमजानों में इनकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ जाता है? यस प्लीज। हाँ वेरी गुड, सिग्निफिकेंटली हाई,
सिग्निफिकेंटली हाई, डिमांड इंक्रीजेस, राइट, सिग्निफिकेंटली हाई। सर ये बहुत इनकी डिमांड बढ़ जाती है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील कर रही है, उसको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि रमजान आने वाले हैं, तो रमजानों में उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। सर ऑयल की डिमांड एस्टिमेटेड 3x हो जाती है, 3x। जितना ऑयल नॉर्मल मंथ्स में कंज्यूम होता है उससे ऑलमोस्ट 3x ज्यादा ऑयल रमजानों में यूज होता है। सेम गोज फॉर अदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, शुगर, टी, मिल्क, ओहो, एब नॉर्मली इंसेन डिमांड हाई हो जाती है। तो भैया डिमांड हाई होने से बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बट दिस कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब ऑर्गेनाइजेशन पहले से इस बात की तैयारी करके रखेगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं वर्कफोर्स प्लानिंग का। सर I attended an HR seminar in 2012 in Ramada Hotel Airport, Ramada Airport ब्रांच पे 2012 में एक अच्छा इंटरनेशनल एचआर फोरम था। वो अब्रॉड मल्टीनेशनल था, मतलब एचआर से रिगार्डिंग। तो उसने पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे सेमिनार्स कंडक्ट किए थे एचआर के। कराची में 3 लोकेशंस थी, तो आई अटेंडेड दैट एचआर सेमिनार इन रमडा होटल। तो वहां पे उस दिन 8 एचआर डायरेक्टर्स, पाकिस्तान के टॉप एचआर डायरेक्टर्स बैठे हुए थे। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, बड़ा 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 इंटरेस्टिंग केस है। उस सेमिनार से पहले तक आई वांटेड टू गो इन एचआर फील्ड। मैं उससे पहले तक जो बीबीए ऑनर्स कर रहा था, तो बीबीए ऑनर्स इज जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। बीबीए ऑनर्स में ये होता है कि आप सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो। आपको ऑपरेशंस भी पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग भी पढ़ाया जाता है, रिसर्च भी पढ़ाया जाता है, और सप्लाई चेन भी पढ़ाया जाता है, फाइनेंस भी पढ़ाया जाता है, एचआर भी पढ़ाया जाता है, आईटी एंड कंप्यूटर्स भी पढ़ाया जाता है। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। लेकिन आपको पूरा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। फिर आप ऑनर्स के बाद डिसाइड करते हो कि आपको मास्टर्स किस में करना है, तो वहां पे आप अपनी स्पेशलिटी पे जाते हो। तो जब मैं बीबीए ऑनर्स में एडमिशन ले रहा था, तो मेरा टारगेट था कि मैं एचआर की तरफ जाऊंगा, मैनेजिंग द एम्प्लॉयज, मैनेजिंग द वर्कफोर्स। ये मुझे शौक है, तो मैं ये काम करूंगा। और इसीलिए 2011 में 6 महीने मैंने एक मल्टीनेशनल में इंटर्नशिप भी की एचआर डिपार्टमेंट में। और 2012 में मैंने ये जब सेमिनार अटेंड किया, तो सर दैट सेमिनार चेंज द व्यू अबाउट एचआर एंड इट्स वर्किंग। और उसके बाद फिर मैंने फाइनेंस पे स्विचिंग की। तो सर व्हाट हैपेंड इन दैट एचआर सेमिनार, तो जब हम सेमिनार में जाके बैठे, मैंने मैंने ऑब्जर्व किया कि 8 टॉप एचआर डायरेक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान बैठे हुए हैं। 7 वर women, only 1 man was there। और वो जो है वो हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के एचआर डायरेक्टर थे। हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाउस ऑफ हबीब, हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज के एचआर डायरेक्टर थे। अब हबीब बनास्पति एंड हबीब ऑयल बहुत मशहूर है। तो उन्होंने जब हमसे बात करना शुरू की, तो एग्जैक्टली उनका पहला मोटिव यही था कि जितने मैन बॉयज हॉल में बैठे हुए हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री इज हाईली जेंडर ओरिएंटेड दीज डेज। उन्होंने बताया कि वैसे तो
इसमें जेंडर का कहीं पे कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन यूजुअली आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर वुमेन एचआर एम्प्लॉयज। तो उन्होंने बताया इट इज हैवीली हैवीली डोमिनेटेड बाय वुमेन। बहरहाल ये तो एक सेकंड चीज हो गई। प्राइमरी चीज जो लर्निंग थी उस सेमिनार से, उन्होंने बताया कि हम हबीब ऑयल और हबीब बनास्पति के लिए रमजान की तैयारी रमजान से 6 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, क्या है, रमजान की तैयारी रमजान से 6 महीने पहले स्टार्ट कर देते हैं। 6 महीने पहले सेल्स की टीम्स मार्केट्स में उतर जाती हैं, सेल्स की टीम्स मार्केट्स में उतर जाती हैं, और वो 1 महीना 1.5 महीना एट मैक्सिमम, मैक्सिमम 1.5 महीना वो पूरे पाकिस्तान से अपनी रिसर्च कंडक्ट कर कर आएंगी। 1 महीना या 1.5 महीना मैक्सिमम रिसर्च कंडक्ट कर कर आएंगी कि क्या हालात चल रहे हैं, बिजनेसेस की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशंस है, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स हाउस होल्ड्स की क्या पोजीशन है, बिजनेसेस की क्या पोजीशन है, और रमजान में क्या सिनेरियो होगा, एक एक्सपेक्टेड सेल्स लेकर आते हैं। प्रेडिक्शन, प्लानिंग, फ्यूचर एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन। जब वो देखते हैं कि भैया अच्छा इतनी सेल्स एक्सपेक्टेड है पूरे पाकिस्तान में रमजान में, हमारी इतनी सेल्स प्रेडिक्टेड है, तो भैया इतनी सेल्स प्रेडिक्शन का मतलब है इतनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो अब प्रोडक्शन से रिगार्डिंग वर्कफोर्स प्लानिंग शुरू हो जाती है कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, किस स्किल के चाहिए होंगे, डे शिफ्ट के लिए कितने चाहिए होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए कितने चाहिए होंगे, इवनिंग शिफ्ट के लिए कितने चाहिए होंगे, नाइट शिफ्ट के लिए कितने चाहिए होंगे, कौन सी स्किल्स के चाहिए होंगे। फिर सिर्फ प्रोडक्शन वाले ही थोड़ी, डिस्ट्रीब्यूशन वाले एम्प्लॉयज भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। प्रोडक्शन बढ़ी है तो मार्केट तक डिलीवरीज भी तो बढ़ेंगी, ड्राइवर्स भी चाहिए होंगे, ड्राइवर्स भी चाहिए होंगे, तो हर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होंगे, फैक्ट्री सुपरवाइजर चाहिए होंगे। तो हर चीज की तैयारी वो कह रहे हैं हम रमजान से 6 महीने पहले शुरू कर देते थे। तो सर कुछ एम्प्लॉयज 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, कुछ एम्प्लॉयज 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, कुछ एम्प्लॉयज 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, कुछ एम्प्लॉयज को 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा ये सब वर्कफोर्स प्लानिंग के अंडर आता है। सो आई होप दैट आई एम वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। मुझे बताएं क्या वर्कफोर्स प्लानिंग क्लियर हुआ, समझ आया ये कितना मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। इफ ऑर्गेनाइजेशन फेल्स, इफ ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू perform workforce planning, just imagine if organization fails to perform workforce planning, sir, organization will lose the opportunities coming their way. Organization will be losing the opportunities, or they will be operating at much higher cost, क्योंकि वो टाइमली वर्कर्स को निकाल नहीं रहे ऑर्गेनाइजेशन से। only yesterday Nestle published the statement, Nestle INC, नेस्ले पाकिस्तान नहीं, नेस्ले ग्लोबल, नेस्ले इनकॉर्पोरेटेड, नेस्ले कंपनी, नेस्ले ऑपरेटिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड हेड ऑफिस। तो कल उन्होंने स्टेटमेंट पब्लिश किया है कि हम पूरे दुनिया में 6,000 वर्कर्स को निकाल रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। 4,000 ऑपरेशन से होंगे और 2,000 बाकी डिपार्टमेंट से होंगे। उन्होंने उन्होंने क्लियरली बताया है कि फ्यूचर में हमें हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरते हुए नजर आ रही है और मार्केट 3.9% क्रैश होगी उसकी चॉकलेट्स की, एंड 6% मार्केट क्रैश होगी कॉफी इंडस्ट्री की उनके हिसाब से। तो उन्होंने 6,000 वर्कफोर्स निकालने का फैसला किया। सर ये वर्कफोर्स प्लानिंग का पार्ट है सर, फ्यूचर में कितने वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी अंडरस्टैंड कीजिएगा। आगे चलते हैं सर। डन, ये देखिएगा, ये देखिएगा, गौर से देखिएगा सर। डन विद वर्कफोर्स प्लानिंग, नाउ टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट, नाउ टॉकिंग अबाउट रिक्रूटमेंट। तो भैया ये रिक्रूटमेंट क्या होता है, गौर से देखिएगा, रिक्रूटमेंट, फोकस कीजिएगा।
Recruitment. It is the process of identifying the need for a new employee, defining the job to be filled, and the type of person needed to fill it, and selecting the बेस्ट कैंडिडेट. सर रिक्रूटमेंट का मतलब है, मेजर मतलब है हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय. अगर मैं यहां पर रिक्रूटमेंट का एक सिंपल इधर इधर एक वर्ड में बात कर लूं, हायरिंग. फायरिंग तो होता है, हायरिंग मेजर काम है इसका. हायरिंग तो भैया एम्प्लॉय हायर करने का एक पूरा प्रोसेस है. एक पूरा प्रोसेस है. ये देखिएगा, आपके सामने आएगा, ये देख लीजिएगा, आपके सामने ये पूरा प्रोसेस अपकमिंग क्लास में आएगा, जहां हम बाकायदा रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे. कि सर एक एम्प्लॉय हायर करना, हमें लगता है बहुत आसान काम है यार, एम्प्लॉय हायर ही तो करना है, क्या मुश्किल काम है. एक पूरा प्रोसेस है. राइट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेकेंसी, कि यार सबसे पहले वेकेंसी आइडेंटिफाई करो, कि सबसे पहले वेकेंसी आइडेंटिफाई करो कि क्या वेकेंसी है, किस पोस्ट की वेकेंसी है, किस डिपार्टमेंट की वेकेंसी है. राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द वेकेंसी till the selection of the successful candidate, most suitable candidate, best candidate. That complete process is called recruitment. इसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. मुझे बताएं, क्या रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस सर.